पिछले अंक में हमने आपको बताया था फसलों उत्पादन में पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, दो पोषक तत्व और रह जाते हैं। वो एक तो है क्लोरीन और दूसरा है कोबाल्ट। जी। क्लोरीन जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, अपने पिछले अंक में हमने आपको बताया था फसलों उत्पादन में पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। हमने आपको बताया कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और गौण पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अवधेश चंद्र शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सर, जैसा कि पिछले अंक में हम बात कर रहे थे कि फसलों उत्पादन में पोषक तत्वों का क्या महत्व होता है। हमने बात की मुख्य पोषक तत्वों की, गौण पोषक तत्वों की, उनकी पहचान कैसे की जाती है और साथ ही हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए, पिछले अंक में हमने जो है वो बहुत शॉर्ट में बता दूंगा आपको, ताकि पीछे का आपको स्मरण आ जाए। मैंने मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर के बारे में पूरा बताया कि इनके क्या अलग अलग काम हैं, कैसे इसकी कमी को देखा जा सकता है और कैसे इसे पूरा किया जा सकता है। किसानों को अभी तक नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास के ही बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज थी और चूंकि परंपरागत खेती हमारी होती थी उसमें हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी उभर करके नहीं आती थी। जब से ये हमारी सघन पद्धति चली है और हम 3-3, 4-4 फसलें लेने लगे हैं, तब से हमारी मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ गई है और उससे हमारी फसल को बहुत नुकसान होने लगा। तो जो वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी है और जो जिनकी खोज की है, उसमें आपका एक तो है आयरन, दूसरा है कापर, तीसरा है जिंक, चौथा है मॉलिब्डेनम, पांचवा है बोरान, मैग्नीज और क्लोरीन। और एक और अभी रिसेंटली ही जो है उसका अध्ययन किया गया है, कोबाल्ट। यद्यप कोबाल्ट के बारे में मैं अभी बता दे रहा हूँ कि कोबाल्ट का हमारे भारतवर्ष की मृदाओं में अभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसके ना तो कमी के लक्षण और ना इसको पूरा करने की बात अभी की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने पिछले अंक में शुरुआत करके उसको हमने बताया था, वो था आयरन। तो आयरन के बारे में मैंने बताया था कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल बनता है उसमें ये सहायक होता है। उसके साथ साथ जो वातावरण की नाइट्रोजन को, दलहनी फसलें अपनी जड़ों में जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं के द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे कहते हैं, वो फास्फेट की, उसकी आयरन की मदद से जो है ये होता है। और इसके साथ साथ सोयाबीन और फ्लेक्स की जो फसलें हैं उसके उत्पादन में वृद्धि होती है और रोग रोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। इसकी कमी भी मैंने बताई थी कि नई पत्तियां जो है सिकुड़ने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं और धान के खेत में जो पत्ती सफ़ेद हो जाती है वो आयरन की कमी होती है, जिसको पूरा करने के लिए हमारा बोन मील है। बोन मील का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ब्लड मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आयरन सल्फेट और चिलेटेड आयरन, इनको हम इस्तेमाल करके इसको पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है, दूसरा पोषक तत्व है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व तांबा, जिसको हम कापर कहते हैं। और ये भी जो है, इसके भी मृदा में काफ़ी जो है मृदा परीक्षण कराने के बाद इसकी कमी देखने में आ चुकी है और इसका प्रभाव ज़्यादातर जो है गेहूं में होता है। इसका मुख्य कार्य है, जो पौधे सांस लेते हैं, श्वास की क्रिया होती है, उस क्रिया में ये बहुत सहायक होता है और साथ ही साथ तने की वृद्धि और तने को मजबूत बनाने में ये बहुत ही सहायक होता है। जो आपके फूल बनते हैं उन फूलों में भी ये जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है। फूल चमकीले होंगे और कार्बन तत्व जो है इसमें जो है जहाँ जिन मृदाओं में पाया जाता है उसमें ये इसकी कमी आपको कम मिलेगी। लेकिन ये रेतीली भूमि जो है
रेतीली भूमि में इसकी कमी बहुत पाई जाती है। जैसे बलुअर या बलुअर दोमट जमीन है तो बलुअर दोमट जमीन में इसकी कमी आपको पाई जाएगी। और खासकर वो किसान जो बराबर फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते रहते हैं, हरी खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन मृदाओं में तांबे की बहुत बड़ी कमी आ जाती है। इसमें होता क्या है कि पत्तियां छोटी हो जाती हैं और किनारे जो उसके अग्रभाग जो हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं। ये पहचान है इसकी। और नए जो किल्ले निकलते हैं वो नए किल्ले नष्ट होने लगते हैं। तो इसके लिए, इसका उपचार करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कॉपर का इस्तेमाल तभी करें जब हम मृदा परीक्षण करा लें जी। क्योंकि अगर हमने बगैर मृदा परीक्षण कराए हुए अगर कॉपर का इस्तेमाल कर दिया तो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और ये हमको फायदा देने की जगह उल्टा और इससे नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा मृदा परीक्षण, कॉपर के मामले में हमेशा मृदा परीक्षण कराने के बाद ही जो संस्तुति हो तो उस संस्तुति के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। हाँ, कॉपर सल्फेट जो एक रसायन आता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और उसको जो है हम प्रयोग करेंगे जी। उसके बाद तीसरा आता है जिंक जी। सबसे पहले अगर वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया तो जिंक का आविष्कार जी। कि जिंक जो है वो उसकी कमी मृदा में सबसे पहले पाई गई। और कहाँ से पाई गई कि सबसे जो धान हमारी मुख्य फसल है उसमें इसकी कमी पाई गई थी। ये इसका काम क्या है कि तने को वृद्धि करता है जी। और विकास इसका बढ़ाता है और इस प्रकार जो संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ये मदद करता है ताकि अच्छी तरीके से भोजन बने और पौधे को भोजन मिल पाए। इसका जो योगदान है वो धान की फसल में खैरा रोग है उसमें होता है। तो खैरा रोग अब कमी में बता दूंगा आपको इसकी कमी क्या है। खैरा रोग आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, जब धान हमारी रोपाई कर देते हैं तो जो हम रोपाई करते समय धान की नर्सरी के जो किल्ले निकालते हैं जिनको मदर सूट कहते हैं, इनमें से बाद में किल्ले निकलते हैं जी। तो जो मदर प्लांट में किल्ले निकलते हैं वो किल्ले 10 या 12 या 15 निकले अगर एक उसमें, तो जो खैरा रोग से ग्रसित पौधा होता है उसमें 30 या 40 किल्ले निकल जाएंगे जी। और लेकिन वो बढ़ेंगे नहीं, झाड़ी नुमा बन जाएंगे और झाड़ी नुमा बनने के बाद इसमें फिर कोई बादाल नहीं आएगी। तो ये जिंक की कमी से होता है। तो सर आगे और कौन कौन से हमारे शुष्क तत्व हैं उसके बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो दोस्तों ब्रेक के बाद बात करेंगे बाकी बचे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आगे कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, मैं अभी जिंक के बारे में बता रहा था जी। तो मैंने जो जिंक बताया तो जिंक का धान में हुआ, उसके बाद गेहूं में भी इसका जो है असर दिखाई देता है। जैसे ही अंकुरण होता है तो पत्तियां निकलती है तो वो पत्ती पीली पत्ती हो जाती है जी। और पीली पत्ती होकर के सूख जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पोषक तत्वों के बारे में। तो सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें सूक्ष्म तत्वों के बारे में बताया जिनमें आपने हमें तांबा यानी कि कॉपर और आयरन के बारे में बताया। तो आगे कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, मैं अभी जिंक के बारे में बता रहा था जी। तो मैंने जो जिंक बताया तो जिंक का धान में हुआ, उसके बाद गेहूं में भी इसका जो है असर दिखाई देता है। जैसे ही अंकुरण होता है तो पत्तियां निकलती है तो वो पत्ती पीली पत्ती हो जाती है जी। और पीली पत्ती होकर के सूख जाती है। और कभी कभी पत्ती निकलती है वो सुई की नोक की तरह निकलती है जी। तो इस तरीके से ये इसकी जिंक की कमी तुरंत मालूम हो जाती है कि ये ऐसा जो है वो जिंक की कमी से हो रहा है। तो इसमें करना क्या है कि जिंक सल्फेट एक रसायन आता है, जिंक सल्फेट या चिलेटेड जिंक, दोनों में से एक हमको ले लेंगे और इसका हम प्रयोग करेंगे। जहाँ हरी खाद, कंपोस्ट और गोबर की खाद इस्तेमाल की जाती है वहां पर जिंक की कमी कम होती होती तो है लेकिन कम होती है। इसलिए किसानों को ये हमेशा ये राय दी जा रही है कि अब जो हम खेती कर रहे हैं उसमें सीधा उर्वरकों पर ही न करें अपना, उसको जो है गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, हरी खाद
नीम की खली है और महुआ की खली है, इन सब की खलियों का इस्तेमाल करें ताकि हमारी मिट्टी में कार्बन तत्व ज़्यादा पैदा हो। अगर कार्बन तत्व ज़्यादा पैदा हो जाते हैं तो ये ट्रेस एलिमेंट्स की जो कमी, जिसकी वजह से हमारी पैदावार पर बुरा असर पड़ रहा है, ये बुरा असर पड़ना बंद हो सकता है। अब देखिए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको किसान बिल्कुल ही नहीं जानता है और निरंतर हमारे पास उनके प्रश्न आते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो वो है बोरान जी। बोरान, जिसको अगर हम बाजार में जाएं तो इसको हम बोरेक्स के नाम से भी जानते हैं जी। और सुनार के दुकान पर अगर चले जाएं तो उससे कहें सुहागा, तो जो सुहागा है वही हमारा बोरान है, वही बोरेक्स है। ये तीनों नाम एक ही हैं। वैज्ञानिक लोग इसको बोरेक्स कहते हैं, मार्केट में इसको हम बोरान कहते हैं। वैज्ञानिक लोग इसको बोरान कहते हैं, बाजार में हम बोरेक्स और सुहागा के नाम से ही हमें मिल जाता है। अब होता क्या है कि ये बोरान जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व। और देखिए आम के आप बाग में जाएं और आम का अगर आप फल देखते हैं और नीचे काला निशान दिखाई देता है, जिसको कहते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जी। नीचे हो जाता है, काला हो जाता है, ये बोरान की कमी से होता है। अच्छा। अब जो बेल है जी, बेल जिसका शरबत खाते हैं जी जी, या तो ये जैसे ही छोटा होता है तो इसका डंठल कमजोर होकर के और ये गिर जाता है जी। और अगर बड़ा हो गया तो बाद में चटकने लगता है, पकने से पहले ही ये चटक जाता है और इसकी कमी से जो है वो फल देर में निकलता है। सब्जियां जो है बोरान की कमी से सिकुड़ने लगती हैं। मतलब जैसे फूल गोभी हमने बोई है तो फूल गोभी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी ना होकर के उसके फूल छोटा रह जाता है। तो ये बोरान की जो है, अब देखिए अनार का भी मैं खासकर आपको बता दूं कि अनार की बड़ी समस्याएं किसान हमारे पास भेज रहे हैं कि साहब फूल तो बहुत आते हैं लेकिन फल नहीं आते हैं। होता क्या है कि जैसे ही आपका अनार पर फूल आता है और पहली पंखुड़ी खुलती है तो पंखुड़ी के नीचे से डंठल जो है कमजोर हो जाता है और वो पूरा का पूरा फूल गिर जाता है और फल में नहीं परिवर्तित होता है। अब करना क्या है इसके बचाव के लिए? क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व इसका नाम ही है, इसलिए 1 चाय का चम्मच हम बोरान को लेते हैं और बोरान को लेने के बाद 12 चम्मच हम पानी मिलाते हैं इसको। अच्छा। 12 चम्मच पानी मिलाकर के घोल लेते हैं और घोलने के बाद फिर इसका हम छिड़काव करते हैं तो ये इतनी मात्रा जो है ये 100 फीट की लाइन जो है हमारी सब्जी की उसके लिए पर्याप्त होती है। तो उसी के आधार पर जितना अगर आपका खेत है उसके हिसाब से उसकी आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये बोरान जो है ये बहुत ही ज्यादा आपका आवश्यक तत्व है और इससे जो है बहुत जरूरी है कि आप इसको दें ताकि अधिक से अधिक फल मिल सके। उसके बाद आता है हमारा बोरान के बाद आता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो आपका है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत फायदेमंद होता है जी। और उसके बाद पौधों की जो वनस्पत भाग जो है उसकी वृद्धि को ये बढ़ाता है जी। नहीं अगर वृद्धि जो है उसकी बहुत तेजी से वृद्धि करता है। और गोभी कुल की जो सब्जियां होती हैं, गोभी कुल की सब्जियों में जो है ये विशेषकर योगदान होता है इसका। और होता क्या है कि जो गोभी हमारी सफेद होती है जी। अगर इसमें आपकी कमी हो गई तो इसकी कमी होने से होता क्या है कि आपका फूल जो है वो रंग बदल जाता है। अच्छा। तो इसके लिए जो है बहुत जरूरी है कि आप मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल करेंगे और उससे जो है इसका मात्रा पूरी करेंगे तो उसके लिए सही रंग आ सकता है। रसायन जो है इसका अमोनियम मॉलिब्डेट करके एक दवा रसायन आता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं जी। अब आता है उसका अगला जो आता है वो है मैग्नीज जी। मैग्नीज का भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा प्रभाव पौधों पर पड़ता है और ख़ासकर जो है क्लोरोफिल का निर्माण करता है। और जो ये पोषक तत्व क्लोरोफिल का निर्माण करता है तो क्लोरोफिल जो है वो हमारे भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण में बहुत सहायक है। तो जितना हमें क्लोरोफिल मिलेगा उतना ही भोजन बनाने की क्रिया हमारी बहुत अच्छी होगी और नाइट्रोजन की
साथ ये मिलकर के पौधों की वृद्धि में योगदान करता है। नाइट्रोजन को पौधों को मिलवाता है और उससे जो है पौधों की वृद्धि होती है। अब इसमें होता क्या है कि इसकी कमी हम जाने तो पत्तियों की जो नसें हैं वो नसें पीली पड़ती हैं जी। और पत्तियों का आकार भी छोटा होने लगता है। तो ये पत्तियों का आकार जो छोटा होने लगता है और ये नसें होने लगती है, तो आप समझ लीजिए कि मैंगनीज की कमी हो गई है। और इसके लिए एक रसायन आता है मैंगनीज सल्फेट। इस मैंगनीज सल्फेट को हम इस्तेमाल करें तो हम मैंगनीज का जो कमी है उसको दूर कर सकते पूरी कर सकते हैं। सर आगे भी आपसे जानेंगे इस पर, लेकिन हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और भी विस्तार से पोषक तत्वों के बारे में। छोटा सा ब्रेक। अब देखिए, दो पोषक तत्व और रह जाते हैं, वो एक तो है क्लोरीन और दूसरा है कोबाल्ट। जी। क्लोरीन जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है और इसका मुख्य कार्य है पानी का जल संचार। जी। मतलब नीचे से पौधा पानी लेता है, तने के द्वारा जाकर के पत्ती में पहुंचता है और पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। जी। उन स्टोमेटा से उसकी जो है वो ट्रांसपायरेशन यानी उत्स्वेदन क्रिया होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बता रहे थे आपको कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। शुक्ला जी ने बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैग्नीज, बोरान और जिंक के बारे में। बाकी और जानते हैं इनसे। सर, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले आपसे हमने जाना कि मैग्नीज, बोरान और जिंक ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और इनकी क्या पहचान होती है और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि और कौन कौन से पोषक तत्व हैं। अब देखिए, दो पोषक तत्व और रह जाते हैं, वो एक तो है क्लोरीन और दूसरा है कोबाल्ट। जी। क्लोरीन जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है और इसका मुख्य कार्य है पानी का जल संचार। जी। मतलब नीचे से पौधा पानी लेता है, तने के द्वारा जाकर के पत्ती में पहुंचता है और पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। जी। उन स्टोमेटा से उसकी जो है वो ट्रांसपायरेशन यानी उत्स्वेदन क्रिया होती है। जी। और ये उत्स्वेदन क्रिया जो है वो पौधे को जब बहुत तेज धूप होती है तो पानी बनकर के भाप बनकर के पत्ती को अपने लेवल पे बनाए रहता है, हरा भरा बनाए रहता है, ताकि पत्ती झुलसती नहीं है। तो ये क्लोरीन जो है ये इस तरीके से मतलब कि धूप का असर नहीं होता। हाँ, धूप का असर नहीं होता। टेम्परेचर स्टोमेटा जो है वो पानी लेते रहते हैं, नीचे से इसका चूंकि जल ठंडक आती रहती है, स्टोमेटा पानी को भाप बनाते रहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आपने कभी कुत्ते को देखा होगा, जीभ उसकी बराबर जो है चलती रहती है, तो उस पर जो है वेपोराइज्ड होता रहता है पानी, इससे उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन कर लेता है। इसी तरीके से पौधा जो है इसमें क्लोरीन की वजह से जल संचार अच्छी तरीके से होता रहता है और पौधा अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। उसके बाद जो, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोबाल्ट का आविष्कार तो हो गया है और बिल्कुल क्लोरीन की तरह ही ये कार्य करता है, लेकिन अभी इसकी मृदाओं में कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हमारा कहना, जो अंत में हमारा ये कहना है कि किसान को चाहिए कि जितना आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, उतने ही आवश्यक अब ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए हैं, क्योंकि इनकी मृदाओं में कमी होने लगी है। बिल्कुल। तो मृदा परीक्षण करा करके ही और इनका प्रयोग करें। जी। अब हमारा जो हमारे ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा का हम थोड़ा सा ज्ञान करा देते हैं जी। ताकि अगर किसी वजह से मृदा परीक्षण नहीं कराया है और ये हमारे कमी मालूम हो रही है तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे। तो जिन मृदाओं में अगर हमने देख लिया है कि कमी है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि बोरान जो है इसको हम बोरेक्स और सुहागा के नाम से इसका एक तो रसायन ले सकते हैं और 5 से लेकर के 20 किलो प्रति हेक्टर हम इसको खेत में डालेंगे। जी। और अगर हमको फोलियर स्प्रेइंग करना है, देखिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का फोलियर स्प्रेइंग यानी छिड़काव जो होता है वो ज्यादा लाभदायक होता है। तो 0.2% का हम घोल बना करके और इसको हम बोरेक्स को तो सर, हम क्लोरीन की कमी के लिए भी बोरेक्स का छिड़काव करते हैं? नहीं, देखिए मैं तो अब ये बता रहा हूँ कि जो पोषक तत्व हैं
इन पोषक तत्वों में कौन सा पोषक तत्व कितना जमीन में डाला जाए और कितना फोलियर स्प्रेइंग किया जाए, यदि आपने मृदा परीक्षण करा लिया है तो उसके आधार पर आपको करना है जी। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं आपको, जो हमारे जो 6 पोषक तत्व हैं उसमें सबसे पहले हम बता रहा हूं आपको बोरान के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि बोरान जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है जी। क्योंकि इससे फल भी फट रहे हैं, फल आते भी नहीं है, फूल गिर भी जाते हैं, तो बोरान है। तो बोरान के लिए हम बोरेक्स या सुहागा कह करके मार्केट से हम ले सकते हैं और लेने के बाद 5 किलो से लेकर के 20 किलो अगर हमने खेत में डालना है जी। तो हम पर हेक्टर डालेंगे, और अगर हमने खड़े खेत में अगर छिड़काव करना, फसल पर छिड़काव करना है तो 0.2% का घोल बना करके और हम छिड़काव करेंगे। उसके बाद आता है तांबा, जिसको हम कहते हैं कॉपर। तो कॉपर सल्फेट आता है, और कॉपर सल्फेट को अगर हम किसान की भाषा में जाकर के अगर दुकान पे अगर कॉपर सल्फेट मांगे तो कॉपर सल्फेट तो के नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन इसको नीला तूतिया भी कहते हैं जी। जो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब हम व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो तूतिया डलवा देते हैं, वो नीला तूतिया, जिससे मकड़ी अकड़ी मर जाती है। ये हम 10 से 15 किलो प्रति हेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं जब मिट्टी में डालते हैं। और अगर हमको स्प्रेइंग करना है तो 0.1% का कॉपर सल्फेट बना लेंगे और उसमें 0.05% का चूना का घोल बना करके मिला करके इसको अगर हम छिड़केंगे तो इससे फायदा होगा। उसके बाद आता है मैंगनीज। मैंगनीज में मैंगनीज सल्फेट का हम 10 से 15 किलो पर हेक्टर खेत में इस्तेमाल करेंगे और 0.06% का घोल बना करके मैंगनीज सल्फेट का, और उसमें 0.3% का चूना का घोल बना करके मिला करके और हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है जिंक। जिंक सल्फेट जो है ये 10 से लेकर के और 30 किलो पर हेक्टर मिट्टी में डाल दिया जाता है। धान के में भी यही करते हैं कि पहले डाल देते हैं अगर कमी है, और अगर हमने नहीं डाला है तो 0.5% का जो है जिंक सल्फेट और 0.25% चूना मिला करके और इसका घोल बना करके हम इसका छिड़काव करेंगे। उसके बाद आता है मॉलिब्डेनम जी। मॉलिब्डेनम के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट करके मार्केट में मिलता है और 25 से 40 किलो जो है मिट्टी में डालते हैं और 0.05% के हिसाब से इसका हम छिड़काव करते हैं जी। और लास्ट में हमारा जो आता है आयरन लोहा, जिसके बारे में बहुत पहले ही बता चुके हैं आपको, उसको कहते हैं फेरस सल्फेट और इसको कहते हैं हरा तूतिया। वो तो था नीला तूतिया, ये है हरा तूतिया। और इसको भी 10 किलो पर हेक्टर के हिसाब से मिट्टी में डालेंगे और अगर हम इसका छिड़काव करेंगे तो 0.5% का हम जो है फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें 0.2% चूना मिला करके और हम घोल बना करके छिड़केंगे। तो इस तरीके से हमारे जो पोषक तत्व हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनके बारे में भी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। और जितने आवश्यक हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं उतने ही आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इस बात का किसान को मैं बार बार जो है याद दिला रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को फसल उत्पादन में पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। आपने हमें तीनों तत्वों के बारे में बताया, मुख्य, गौण और सूक्ष्म तत्वों के बारे में। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। हमने आपको बताया फसल उत्पादन में मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। और आप आगे भी आपसे मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज के लिए मुझे दीजिए अलविदा और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।